सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जल्दी आइएगा, स्टार्ट करिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अननोन क्वांटिटी इन द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज। अब एक बात और सुनिए, आपको लगता होगा कि हम बहुत ईजी क्वेश्चन कर रहे हैं, लग रहा है ना, सभी को लग रहा होगा कि हम बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब कि स्टार्टिंग में हमने बहुत ईजी क्वेश्चन उठाए हैं। तो भाई ये रीज़न होता है इसी क्वेश्चन का, क्योंकि हम इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हार्डर, मतलब कि बोलते हैं ना, कई तो बोलते हैं कि हार्डर क्वेश्चन पहले सोल्व आउट करो, वो क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए तो नंबर मिलेंगे। अरे पहले इजी क्वेश्चन को सोल्व आउट करना सीखिए। इन इजी क्वेश्चन को सोल्व आउट करके हम जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, जो थोड़े से बहुत मुश्किल क्वेश्चन होंगे, एक प्रकार से जो डिफ़िकल्ट हैं, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं उन क्वेश्चन को ही लेके आ रहा हूँ आपके सामने। थोड़ी देर बाद, मतलब कि 4 to 5 क्वेश्चन के बाद हम थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आप ऐसे सोल्व आउट नहीं कर पाओगे, जिनमें रिएक्शंस, जिनमें माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें माइंड ब्रेन की जरूरत होगी जिन क्वेश्चन में। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये सुन लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, द अननोन क्वांटिटी इन द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज। अननोन क्वांटिटी कौन सी, इसमें CO है। तो भाई आप सभी को बताएं 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक स्टेबल स्पीसीज होती है। तो भाई ये CO क्या होगा, अब आपको बताना है CO की कितनी क्वांटिटी होगी। यहाँ पर देखिए भाई, Cp कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टंगस्टन कितने देता है, लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन देता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब CO बताना है हमको, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसको भी 2 से, तो कितने हो गया भाई, ये हो गया 10 और ये हो गया 12, तो ये टोटल 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भाई सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि भाई मेटल और मेटल के बीच में यहाँ पर बॉन्ड कितना हो सकता है, कितना बॉन्ड हो सकता है, ये चीज़ तो आपको फाइंड आउट करनी होगी ना। अननोन क्वांटिटी ही तो बतानी है आपको। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन CO जो है इसमें, इसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब हमको यहाँ पर मतलब कि पता तो होगा ना, CO यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, मतलब कितने CO यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखेगा। तो सीधी सी बात है भाई, बताइए यहाँ पर जो टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में बॉन्ड बताऊँ कितना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में जो बॉन्ड है वो है भाई 1। टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना है, वो 1 है। टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में जो बॉन्ड है वो है 1। ठीक है, तो भाई CO की क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पर, आपको ये बताना है। तो सुनिए, CO की जो क्वांटिटी है यहाँ पर होगी 3। अगर CO की क्वांटिटी 3 होगी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 34 इलेक्ट्रॉन। और 34 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसके, एक सिंगल बॉन्ड के, एक सिग्मा बॉन्ड के, तो इसको मिला करके हो गए कितने, 36 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। आपको डायरेक्ट सिर्फ कुछ नहीं, आपको अननोन क्वांटिटी बतानी है कि यहाँ पर अननोन क्वांटिटी कितनी होगी, यहाँ पर जो हमारी अननोन क्वांटिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ आपको। मेटल के बीच में आपको लिखा होगा, जब आपको इस टाइप से लिगैंड की अननोन क्वांटिटी पूछ रहा होगा ना, तो आपको लिखा होगा साइड में मेटल बॉन्ड कंटेन है सिंगल बॉन्ड। नोट कर लेना, आपको क्वेश्चन में आएगा ये कि मेटल के बीच में जो बॉन्ड है ना वो तो सिंगल है, 1 मेटल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी CO है वो कितने बॉन्ड, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब कितनी अननोन क्वांटिटी है, मतलब कि कितने अमाउंट में CO कनेक्ट है, यहाँ पर कितने अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड कनेक्ट है। तो आपको यहाँ पर मेटल बॉन्ड गिवन होगा, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, क्योंकि अगर मेटल बॉन्ड गिवन नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कितना CO होगा, क्योंकि अगर 3 मेटल बॉन्ड है तो भाई हम तो मतलब कि चक्कर में पड़ जाएंगे कि भैया अब आखिरकार होगा क्या, फिर मेटल बीच में बॉन्ड ही नहीं पता हमें, तो CO की क्वांटिटी कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो हम CO की क्वांटिटी या मेटल की क्वांटिटी या किसी भी लिगैंड वगैरह की क्वांटिटी जब भी बता पाएंगे जब हमें मेटल बॉन्ड पता होगा। ठीक है, तो मेटल बॉन्ड यहाँ पर 1 है। तो अब देख लीजिए, अब इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जब हम इनको काउंट करें तो 36 होने चाहिए, तो 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जब हम CO की क्वांटिटी 3 ले रहे हैं। कितनी, 3, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। ठीक है, जब हम CO की क्वांटिटी को कितना ले रहे हैं भाई, 3 ले रहे हैं ना, तो उस टाइम में 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये ओबे कर रहा है। ओके, ठीक है ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को भाई। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप सॉल्व आउट कर लोगे भाई। इनमें तो मतलब कि कोई
वो भी नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपको भाई। क्लस्टर HNCC वाले क्लस्टर हैं कुछ, एक HNCC हाई न्यूक्लियर क्लस्टर है, उनके आपको स्ट्रक्चर बताने हैं। बताइए भाई जल्दी, मेरे से पहले आप सोल्व आउट कर दीजिए सभी। ये कौन सा स्ट्रक्चर, क्लोजो, निडो और एक्नो, इनमें कौन, ये क्या स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? ये इनमें सभी के स्ट्रक्चर फाइंड आउट कीजिए, आप सभी इनके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कीजिए, जल्दी कीजिए और जल्दी कीजिएगा। तो भाई आपको यहाँ पर क्या बताना है, जल्दी आपको इन HNCC के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है। आपके सामने बहुत से ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में आपके सामने दिया होगा कि क्लोजो, अरेक्नो, नीडो, क्लैडो, हाइपो, इस टाइप से दिया होगा आपके सामने, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है। क्या करना है भाई, आपको स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लोजो होगा, हाइपो होगा, क्लैडो होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। तो किस प्रकार करेंगे भाई हम आखिरकार कैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे? तो HNCC का आपको फॉर्मूला पता ही है। सबसे पहले तो आप यहाँ साइड में लिख लीजिए भाई n + 1 n + 1 n + 2 n + 3 क्या होता है भाई? सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, निडो, अरेक्नो, ठीक है। HNCC का फॉर्मूला क्या होता है? 12n - VSC - 12n / 2, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ओके, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बताइए इसमें कितने हैं? रोडियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 9 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, ठीक है। तो 9 × 6 = 54, ठीक है, 54 और 32, ठीक है, 32। ओके, कितना हो गया भाई? ये हो गया टोटल 86 माइनस 12 × 6 = 72, ठीक है। ओके, / 2 कितना हो गया भाई टोटल इलेक्ट्रॉन? ये सॉरी HNCC की वैल्यू टोटल कितनी आ गई? टोटल वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ पर है 6। तो 7 करने के लिए मैं क्या करूँगा? n + 1, तो n + 1 वाला फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर। तो क्या ये क्लोजो टाइप है? मतलब जो मेरा पहला स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा भाई? क्लोजो टाइप होगा। मेरा पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा भाई? क्लोजो टाइप होगा, ठीक है ना। ओके, मेरा पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोजो टाइप होगा। ओके, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पर ओस्मियम 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, ठीक है। 8 × 40, 8 × 40 और ये 30 और ये 4, ठीक है ना। ये भाई कितना हो गया? 4 और 7, 74 माइनस 12 × 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया भाई 14 / 2, ये हो गया भाई 7। तो ये भाई 7 करने के लिए मैं n + 2 लगाऊंगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? नीडो टाइप। क्लोजो के बाद n + 2 क्या होता है? नीडो टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैसा भाई? नीडो टाइप। ओके, ये नीडो टाइप है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। इसमें देखिए ये कैसा होगा स्ट्रक्चर? तो भाई 8 × 32 और 32 और 26, ये हो गया भाई मेरा 58 माइनस 12 × 48 / 2 कितना हो गया भाई? 10 / 2। तो कितना आ गया? 5। तो भाई मैं 5 करने के लिए n + 1, मतलब ये भी कैसा स्ट्रक्चर है मेरा? ये भी कैसा है भाई? ये भी मेरा क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है, क्लोजो। तो मेरा ये जो आंसर आएगा ना यहाँ पर, आंसर आप लिख लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। क्लोजो, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। गड़बड़ी हुई है यहाँ पर कहीं पे भी, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी हुई है हमसे इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना। 1 मिनट रुकिएगा। 2 नेगेटिव, हाँ 2 नेगेटिव है भाई, 2 नेगेटिव। इस 2 नेगेटिव को भी ऐड कीजिए भाई, हमने काउंटिंग गलत कर ली, ठीक है ना। काउंटिंग करिए, कितनी है भाई? 8 × 32, 12 दूनी 24, 4 ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ठीक है। कितना हो गया टोटल कितना हो गया भाई? टोटल हो गया भाई ये 12 62, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ सभी कैलकुलेट कर लिया करो, भाई, कैलकुलेट कर लिया करो, सभी एक बार कैलकुलेट कर लिया करो। अगर खुद के में से विदाउट मतलब कि अगर आप पेन ही नहीं उठाओगे ना और कॉपी पे कुछ नहीं नोट डाउन करोगे, कैलकुलेट नहीं करोगे, तो गलती हो सकती है, जैसे हमसे हो गई पीछे, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? 14 / 2, 7 आ गया, ठीक है। अब मेरे को 7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? n + 3, ठीक है। तो n + 3 क्या बोलता है? n + 3 वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? अरेक्नो, ठीक है, अरेक्नो, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर है। कैसा? अरेक्नो टाइप।
तो लीजिए भाई, ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व आउट हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे है भाई, क्लोजोनिडो अरेक्नो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा भाई इनका, क्लोजोनिडो अरेक्नो। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा क्लोजोनिडो अरेक्नो, आप टिक कर देना, क्लोजोनिडो अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको कैसे सोल्व आउट करना है आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, अब भाई आपको कोई मतलब टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व आउट करा रहे हैं हम, और आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं साथ के साथ। ठीक है ना, आपको साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मेटल कार्बिन। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हमें क्या बतानी है भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए मैं आपको ये बोल के बता रहा हूं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई हर एक चीज मेरे पास भी लिखवाने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, हमारे पास एक कार्बिन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कार्बिन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कार्बिन। ये मेरे पास कार्बिन है भाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कार्बिन। ठीक है, ओके, ये मेरे पास क्या है, कार्बिन। अब आप सभी को पता है कि कार्बिन किस प्रकार फॉर्म होता है, कार्बिन की सिंथेसिस किस प्रकार होती है भाई। जब मैं FeCO5 की रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या किसके साथ करा दूँ, किसके साथ करा दूँ भाई, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी, मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन करा दी लिथियम, या मान लीजिए NaBH4, ठीक है। और सेकंड मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, मान लीजिए अल्काइल हालाइड के साथ, इसके साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो NaBH4 क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, और इसको एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन करता है। क्या करता है यहाँ पर, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करके, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट। अब सेकेंडली क्या होता है, सेकंड नंबर पर क्या होता है, यहाँ पर हीट वगैरह नहीं देते हम, हीट वगैरह नहीं दे रहे होते हम, यहाँ पर CH3Cl से रिएक्शन करवा देते हैं इसकी, CH3Cl से, या फिर एक और होता है OBF3, और उसमें होता है भाई उसमें होता है MEOBF3 पॉजिटिव। उसमें क्या होता है भाई, उसमें होता है ये MEBF4 ये पॉजिटिव, इस टाइप से होता है वो। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को अच्छे से। ठीक है ना, एक इस टाइप का होता है। ठीक है, इससे भी रिएक्ट करा सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने अल्काइल हाइड से रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अटैक करता है, ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर ये इस टाइप से कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो भाई कार्बिन की फॉर्मेशन इस प्रकार होती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कुछ, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी उन्होंने, सबसे पहली स्टेटमेंट दी भी, कार्बिन एक्ट एज ए सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। क्या हमारा जो कार्बिन है, कार्बिन यहाँ पर कार्बिन क्या है भाई, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, ये क्या है, कार्बिन है, कार्बिन। ठीक है, तो हमें बताया गया कि जो कार्बिन है ना, वो कार्बिन एक सिग्मा डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर होता है। तो देखिए भाई कार्बिन, देखिए कार्बिन यहाँ पर भाई सिग्मा डोनर है, बिकॉज कार्बिन का ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में वो क्या शो कर रहा है, वो सिग्मा अटैक कर रहा है। कार्बिन जो है क्या कर रहा है यहाँ पर, कार्बिन जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सिग्मा अटैक कर रहा है। ठीक है, और सिग्मा अटैक कर रहा है, और ये पाई एक्सेप्टर जो हमारा कार्बिन का कार्बन है वो पाई एक्सेप्टर है, बिकॉज देखिए इस प्रकार पाई एक्सेप्टर शो करता है, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। बिकॉज यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जब ये सिग्मा बॉन्ड ये इस प्रकार इसके पाई एंटी स्टार में मतलब कि आता है, जब ये पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये जो सिग्मा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भाई किसी के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके सिग्मा डोनर का नेचर भी शो करता है। और अगर ये अटैक ना कर रहा हो, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक ना कर रहा हो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे कार्बन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाई बैक बॉन्डिंग शो करता है, मतलब ये पाई स्टार में आता है, और पाई बैक बॉन्डिंग, मतलब पाई बैक बॉन्डिंग नहीं बोलूँगा मैं उसको, पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये पाई एक्सेप्टर, ठीक है, ये किस चीज़ का, कार्बिन जो होता है हमारा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी भी कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बिन है, तो मैंने क्या बताया इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, कार्बिन एक्ट एज ए सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो सीधी सी बात है भाई, सिग्मा डोनर तो कब शो कर रहा है, जब ये जो हमारा कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जब किसी पे इलेक्ट्रॉन, ये जब किसी पर क्या कर रहा है, ये जब किसी पे क्या कर रहा है भाई, ये बताइए मेरे को जल्दी, सिग्मा डोनर कब शो कर रहा है, जब ये जो नेगेटिव चार्ज है किसी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कर रहा है, तो हमारी कार्बन सिग्मा डोनर एबिलिटी शो कर रही है। ठीक है, लेकिन जब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को
जब हमारा कार्बन पाई एक्सेप्टर में लेता है और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, तो उस टाइम पे हमारी कार्बिन पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी कार्बिन है वो सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी दोनों को ही शो करती है। हमारी कार्बिन सिग्मा डोनर किस प्रकार, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किसी न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे तो सिग्मा डोनर, और अगर ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के पाई एक्सेप्टर में वापस आके पाई बॉन्ड बनाए, तो उस टाइम में हमारा कार्बन का कार्बन पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि हमारी कार्बन जो वो सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर दोनों नेचर शो करती है। ओके, सेकंड, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑल एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन एटम आर कोप्लानर। सीधी सी बात है भाई, जो हमारे जितने भी एटम्स हैं वो कार्बन के कार्बन एटम के साथ अटैच हैं और कोप्लानर स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं। कोप्लानर, तो साफ सी बात है भाई, कोप्लानर स्ट्रक्चर यही है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बाद हमारा एक प्लानर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। दिस इज ए कोप्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक कोप्लानर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बाद आने वाला स्ट्रक्चर एक प्लानर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो कार्बन एक्ट एज ए कार्बन के कार्बन के साथ सभी एटम, जितने भी एटम है वो अटैच है और वो एक कोप्लानर स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, ये क्या बोल रहा है, ऑल एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन। हमारे जो जितने भी एटम है, ये देखिए मेटल एटम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सभी के सभी जो एटम है ये कार्बन के कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं। ठीक है, और कोप्लानर स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके बाद वाली जो स्टेज होगी ना वो एक प्रकार से, ये एक प्रकार से कोप्लानर स्ट्रक्चर ही तो है ये कोप्लानर स्ट्रक्चर। कोप्लानर मतलब ये प्लेनर से पहले वाली स्टेज। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, कोप्लानर स्ट्रक्चर है और कार्बन के साथ सभी एटम अटैच है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो थी द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन सी एटम कार्बन एटम हैज पार्शियली डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारा यहाँ पर ये बॉन्ड है ना, ये वाला मेटल और कार्बन के बीच में ये पार्शियली डबल बॉन्ड है। बिको पार्शियली डबल बॉन्ड क्यों है भाई, ये आप सभी को पता है, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है वो जब इस साइड पाई एक्सेप्टर मतलब पाई बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है। आपको पता है ना, ये तो रिएक्शन करवाई थी मैंने, मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन जब करवाई जब मैंने आपको मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करवाई थी, तो उस टाइम में क्या हो रहा था भाई, उस टाइम में क्या हो रहा था, तो ये आपने देखा था सभी ने, ये आपने सभी ने देखा था भाई। ठीक है, ये इस प्रकार पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा था और ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज आयरन पर चला जा रहा था। तो ये पाई बॉन्ड है ना जो मेटल और कार्बन के बीच में, ये भाई पार्शियली डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गली मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है एक प्रकार से, ये जनरली हम देखें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है कि ये ब्रेक हो सकता है, मतलब ये पार्शियली नेचर है पाई बॉन्ड का। ठीक है ना, ओके, पार्शियली डबल बॉन्ड, ओके, याद रखना। ठीक है, तो और उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट थी, ये 3 स्टेटमेंट मैंने आपको करा दी। फोर्थ स्टेटमेंट बताई कि कार्बन एटम इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो भाई आप खुद बता दीजिए मेरे को, कि यहाँ पर जो कार्बन एटम है, जो कार्बन का कार्बन एटम है, क्या वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है? भाई कौन बोलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है? ये तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर का है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो मैं बता देता हूँ, जो कार्बन का कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का नहीं है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट मेरी थी कि कार्बन का कार्बन कैसा है, सिग्मा डोनर, और जो कार्बन है, कार्बन का कार्बन नहीं बोलूँगा, कि जो कार्बन है वो क्या है, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है। कार्बन का कार्बन पाई एक्सेप्टर है, और जो कार्बन में जो ऑक्सीजन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, सिग्मा डोनर का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद मेरी सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? सेकंड स्टेटमेंट थी जो कार्बन का कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली सभी एटम जो कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है, और वो कोप्लानर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाली जो मेरी स्टेटमेंट थी, जो मेटल और कार्बन का कार्बन है उसके बीच में जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, वो पार्शियली डबल बॉन्ड है। फोर्थ स्टेटमेंट थी मेरी कि न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है, जो हमारा कार्बन का कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो आप नोट डाउन कर लेना, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो नोट डाउन क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज कार्बन का कार्बन तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर का है, वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर नहीं है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली स्टेटमेंट सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, कार्बन पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर होती है। ठीक है, उसके बाद वाली मेटल, उसके बाद मेरा क्या था कि मेटल के साथ डायरेक्टली सभी बॉन्डेड, मतलब कि सभी एटम मेटल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। उसके बाद था मेरा मेटल और जो कार्बन का कार्बन है उसके बीच में जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद मेरे वर्ड डेफिनेशन ये थी, फोर्थ स्टेटमेंट ये थी कि जो कार्बन है ना, जो हमारा क्या भाई फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी, फोर्थ स्टेटमेंट मेरी क्या थी, जो हमारा कार्बन
जो हमारा कार्बन का कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट था, बिकॉज कार्बन का कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? कार्बन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो लीजिए भाई ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है भाई वो है आइसोलोबल इन नेचर। आइसोलोबल से आइसोलोबल क्वेश्चन है। ठीक है, आइसोलोबल एनालॉजी तो मैंने आपको करवाया था सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला जो आपका था आइसोलोबल एनालॉजी तो था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है, ये कीजिएगा। CO4 इज आइसोलोबल विद किसके साथ आइसोलोबल होता है भाई बताइए? CH4 और B क्या होता है भाई? CH2 और जो हमारा C होता है भाई वो क्या होता है? CH3 और जो एक मिनट रुकिएगा, और जो D होता है वो क्या होता है भाई? CH। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है कि जो हमारा, हमें यहाँ पर जनरली क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हमें जनरली क्या फाइंड आउट करना है भाई? हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स है किसके साथ आइसोलोबल है। तो सबसे पहले आप क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। यहाँ पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? यहाँ पर टोटल है 17 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनमें से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स देखिए नीचे वाले जो CH3 मीथेन है कि जिसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 चाहिए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 चाहिए। तो भाई हमारा C जो ऑप्शन है ना, C ऑप्शन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर CH3 है, जो हमारा CH3 है भाई वो किसके साथ आइसोलोबल है? वो हमारा इस कॉम्प्लेक्स के साथ आइसोलोबल है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा C। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? C होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन अभी वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। उसके बाद भाई मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझको कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं है, मेरा आंसर है, कर लीजिए आप सभी। मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कुछ एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज के, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है भाई? मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है किसकी? लिख लीजिए भाई, मैग्नीज की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज की बतानी है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स कौन कौन से भाई? Na, मैग्नीज और CO5। उसके बाद क्या क्या भाई? ब्रोमीन, मैग्नीज, CO5। ठीक है, उसके बाद क्या है? Mn2CO10। ठीक है, ये है भाई। इन तीनों में मेरे को ये बताना है कि मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी। बताइए भाई, ये आपके बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, इन बेसिक क्वेश्चन से ही आप क्या करोगे? आप जो आपके क्वेश्चन होंगे ना आगे जो आने वाले हैं उन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे। ये बेसिक क्वेश्चन है कुछ एक। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ये क्या है भाई? ये पॉजिटिव है स्टार्टिंग में, मतलब कि काउंटर आयन की स्टार्टिंग में, तो यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो बताइए भाई यहाँ पर क्या होगा? चार्ज मैग्नीज के ऊपर भाई यहाँ पर चार्ज होगा नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज ये तो न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये नेगेटिव है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई? चार्ज, यहाँ पर चार्ज है +1। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो चार्ज है वो है भाई 0। तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ आपको मैग्नीज की। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर होगा जो वो होगा ये। ठीक है, ये तो आपको कहीं पे भी ऑप्शन में जब आपको ये दे रखा हो ना -1, +1 और 0, तो उस ऑप्शन को टिक कर देना। तो आपको इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करना आ सकता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन तो आपको जो आएगा ना, मैं बता देता हूँ कहाँ से आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको जैसे कि ये हाइपोक्रोमिक एसिड्स आया था पिछली बार। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नेमिंग दे देगा। आपको IUPAC नेम दे रखा होगा या फिर कुछ एक स्पेशल टाइप कॉमन नेम होते हैं, एसिड्स होते हैं, जैसे कि वो बता देता हूँ मैं आपको। मेन ग्रुप केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो आपकी मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री है, वहाँ से वो क्वेश्चन पुटअप होता है आपके सामने, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछने का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकलवा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट के, क्योंकि यहाँ पर पाई बैकबोन डी में इंपॉर्टेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन स्पेशल आपसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है कई बार कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए यहाँ पर क्या होगी। आपको नेम दे देगा और आपको ये नेम पता करके, मतलब नेम बताएगा और नेम से आपको फॉर्मूला बनाना है।
फॉर्मूले में आपको ये पता करना कि मेटल कौन सा होगा और उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो वो मेन ग्रुप केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई वो, मतलब कि वो पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है, ठीक है। वो भी हम करवाएंगे आपको, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं है मेन ग्रुप पे, इसीलिए मैं अभी आपको उस मेन ग्रुप केमिस्ट्री को मतलब कि वो पंगा नहीं ले रहे हम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा भाई सभी। भाई फोकस में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी फोकस में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए फोकस की प्रॉब्लम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा सभी। हाँ ठीक हो गई अब ठीक हो गई है। वो कूलर का जो वाइब्रेशन होता है ना, उस कूलर के वाइब्रेशन से भी थोड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है, मैंने देखा है अभी, ठीक है। तो देखिएगा, अब जो मेरा क्वेश्चन है भाई, लास्ट का ही कुछ 25 मिनट हो चुके हैं, लास्ट के 5 मिनट बचे हमारे पास, 5 मिनट या 7 मिनट। इसमें ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपको। अरेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारा 14 क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको क्या अरेंज करना है अभी? अरेंज द मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर, अरेंज द मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर। आपको जो मेटल मेटल के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो अरेंज करना है। अरेंज द मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर। आपको क्या करना है भाई? आपको क्या करना है? आपको अरेंज करना है मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। आपको क्या अरेंज करना है भाई? अरेंज द मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर। मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना है। कुछ कॉम्प्लेक्स है वो बता देता हूं आपको। क्या क्या कॉम्प्लेक्स है भाई? क्या क्या कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स देख लीजिएगा ध्यान से। कॉम्प्लेक्स क्या क्या है हमारे, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है क्या भाई? इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको ध्यान से बता देता हूं इस क्वेश्चन में कि आपको बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना है। बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको ध्यान होगा, आप सभी को पता होगा कि आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर देखने का कुछ रूल बताया था, कुछ एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। लास्ट में मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना बताया था, और उसका फॉर्मूला क्या था भाई बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंटू 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2, ये था, डिवाइडेड बाई 2, ये ऑप्शन था। तो मैंने इसमें आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर वैल्यू फाइनली जो वैल्यू आई मेरी इसकी, जैसे A/B, ठीक है, B क्या है 2 है, ठीक है, जो A की वैल्यू आई, अगर वो A की वैल्यू अगर 8 है या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड होगा, अगर 8 से ज़्यादा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखना होगा, ठीक है, ऑर्बिटल में, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखना होगा। तो मुझे यहाँ पर अरेंज करना है क्या? बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, इस टाइप से मेरे को अरेंज करना है। तो मैं किस प्रकार कर पाऊंगा वो बॉन्ड ऑर्डर अरेंज, ठीक है। तो देखिए भाई, ये क्या है, ये जनरली क्वेश्चन है, ये कहाँ से? बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर, बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर कंटेनिंग मेटल मल्टीपल बॉन्ड्स, बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर कंटेनिंग मेटल मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, ओके, वहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना भाई? सबसे पहला क्वेश्चन हम सोल्व आउट करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से हम सोल्व आउट करते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर भाई इसका क्या होगा। देखिए, मोलिब्डेनम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 6 इंटू 2
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा, HPO4 बताइए भाई, HPO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, HPO4 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब कि 2 देता है, कितना देता है बताइए आप मेरे को, 2 ही देता है ना, 2 देता है, ठीक है। तो 8 हो गया, 8 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो गया ना, 8 और ये -2 + 8, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया भाई +3 × 2, तो कितना आ गया भाई 12 - 6 / 2, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया भाई, यहाँ पर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर बताइए, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया भाई 3, यहाँ पर जो फर्स्ट वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर जो पहले वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। और आप यहाँ पर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देख सकते हैं, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है 6 और मतलब ये 8 से कम आई है, 8 या 8 से कम वैल्यू होगी तो मैं 2 से डिवाइड करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकता हूँ, अगर ज़्यादा होगी तो मुझे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होगा, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो पहले वाले का मैंने निकाल लिया भाई, जल्दी करिएगा, टाइम हो चुका है, 30 मिनट हो चुके हैं। इस सेकंड वाले का करिए भाई, कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 × 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट SO4 2 नेगेटिव, कितना होगा भाई -3 + 8 5 होगा ना, 5 और 2.5 मतलब 2.5 × 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 होगा, ठीक है भाई। इन क्वेश्चन में 2.5 1.5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, ठीक है ना, एक मेटल पर, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 12 - 5 / 2, ये आ गया 7 / 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 3.5, तो यहाँ पर 7 से कम वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है, इससे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सेकंड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भाई 3.5 हो गया, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया। इसके बाद इसका निकालिए 6 × 2 माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भाई 8 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा भाई 2 × 2 / 2, 12 - 4 / 2, 8 / 2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4। तो भाई यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4, इस वाले में बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4। इसका निकालिए रीनियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, लैंथेनम, हाफलियम, टैंटालम, टंगस्टन, रीनियम। तो रीनियम आता है मैग्नीज के नीचे, ठीक है, मैग्नीज, और किसके नीचे आता है भाई, रीनियम आता है जनरली, 1 मिनट रुकिएगा, रीनियम, रूथेनियम, रोडियम, हाँ ठीक है, इसके नीचे आता है ओस्मियम, रीनियम, ओस्मियम, ठीक है। लैंथेनम वाली सीरीज में आता है ना, तो मैग्नीज वाली जो फैमिली होती है, मैग्नीज की फैमिली उसमें आता है, ठीक है। 5D ट्रांजिशन सीरीज का होता है ये मेटल, ठीक है ना। तो रीनियम कितने 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2, ठीक है, ओके। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई, Cl4 जब बाहर जाएगा, तो ये तो भाई न्यूट्रल है, लेकिन ये बाहर जाएगा जब पॉजिटिव 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 × 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 14 - 5 / 2, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 / 2, तो कितना आ जाएगा 4.5। क्या मैं यहाँ से 9 आया है 9 तो निकाल सकता हूँ, इससे नहीं निकाल पाऊंगा भाई, वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो मुझे फिलअप करना होगा, किसमें, ऑर्बिटल्स में। तो कर दीजिए, ऑर्बिटल में फिलअप कर दीजिए भाई। ये क्या है सिग्मा, ये पाई ऑर्बिटल, ये डेल्टा स्टार, ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार, ठीक है। ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए भाई, ये मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया है, कैंसिल। तो यहाँ पर 3.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3.5। तो यहाँ पर भाई 2 मेरे क्या है, यहाँ पर मेरे क्या है भाई, यहाँ पर मेरे 2 कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 3.5 बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, C होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, B एंड D इक्वल होंगे, A फिर सबसे लास्ट में होगा A। और अगर मैं ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, तो वो होगा भाई हमारा C का, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो तो होगा हमारा C का। और अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाऊं तो वो देख लीजिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा भाई, C का, B एंड D इक्वल होंगे और फिर होगा A का। और अगर मैं यहाँ पर दोनों का B एंड D का 3.5 आ रहा है, तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर पता करूँ